नमस्कार बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोच रोड द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपका संस्कृत का अध्यापक गोविंद चौहान हूँ। हम लोग आज हमारा व्याकरण का एक टॉपिक उसका नाम है वर्ण विचार, उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, वर्ण विचार के अंदर आप वर्णमाला पढ़ने वाले हैं। हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं और फिर बाद में इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न उत्तर होंगे तो हम ज़रूर करेंगे। आपकी समस्याएं जो है वो आप मुझे बताइए, मैं उनको हल करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर संक्षिप्त में सब कुछ लिखा हुआ है वर्णः। तो भी मैं आपको एक बार मौखिक रूप से बता दूँ कि वर्ण क्या होता है। वर्ण वो भाषा के बारे में बताया गया है। वो क्या होता है, कितना होता है, वो देखिए संक्षिप्त में। तो संस्कृते यानी संस्कृत में, इदानीम ये कितने तरीके 48, जिसको संस्कृत में बोलेंगे अष्टचत्वारिशत। अष्टचत्वारिशत हमने गिनती पढ़ी थी संस्कृत के अंदर, तो उसमें ये शब्द आया हुआ था। आप एक बार वापस देख लीजिए। तो 48 को बोलेंगे अष्टचत्वारिशत। तो संस्कृते इदानीम अष्टचत्वारिशत वर्णानां प्रयोगः भवति। ते मुख्यतया भागत्रयेण विभक्ताः सन्ति। स्वराः व्यंजनानि अयोगवाहश्चेति यथा। तो देखिए बच्चों, इसका अर्थ संस्कृते इदानीम अष्टचत्वारिशत वर्णानां प्रयोगः भवति, यानी संस्कृत में इन 48 वर्णों का प्रयोग होता है। ते मुख्यतया, वे मुख्यतः भागत्रयेण यानी 3 भागों में विभक्ता यानी विभक्त, संति यानी है, 3 भागों में उनको बांटा गया है। पहला है स्वरः यानी स्वर, दूसरा है व्यंजनानी यानी व्यंजन, और तीसरा है अयोगवाह। अयोगवाह यानी अयोगवाह, इसका अर्थ हो गया यथा का अर्थ है जैसे। अब यहाँ बताया गया है, तो देखिए क्या बताया गया है इनके बारे में। देखिए बच्चों, स्वरः सबसे पहले बताया गया है स्वरः। अब यहाँ पर मैं मौखिक रूप से इनकी परिभाषा बोल रहा हूँ। स्वर जो है, आप देखिए यहाँ पर कुल 13 होते हैं। संस्कृत में कुल 13 स्वर है, हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। संस्कृत में 13 हैं बच्चों और हिंदी में 11 हैं। अब वे वर्ण जिनको बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे वर्ण जिनको बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। संस्कृत में कुल 13 स्वर हो गए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, इनको 2 भागों में बांटा गया है स्वर को। यहाँ संक्षिप्त रूप में लिखा हुआ है। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं वो समझिए। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है। ऐसे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर होते हैं। फिर देखिए दूसरा है दीर्घ स्वर। तो वे स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है। ह्रस्व स्वर को तो कम समय लगता है, लेकिन जिनको बोलने में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों, ह्रस्व स्वर कितने हो गए 5 और दीर्घ स्वर हो गए 8, टोटल हो गए 13। अब देखिए ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं। पहला है अ, फिर बाद में है ई, फिर है उ, फिर है री, और उसके बाद में ध्री। इसको पढ़ेंगे ध्री, ल के नीचे री की मात्रा है, तो ध्री। अब देखिए बच्चों, दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। आ, ई, उ, री, ए, आई, औ। 33 व्यंजन है। कौन कौन से है देखिए बच्चों।
व्यंजन को वर्ग, पहले तो देखिए ये 25, आप इस चीज़ को समझिए। सबसे पहले क वर्ग के 5 वर्ण कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ और अंग। ये बच्चों अंतिम जो शब्द लिखा हुआ, अंतिम वर्ण लिखा हुआ है, इसको हम बोलेंगे अंग। ये अड़ नहीं है, आप लोग इसे गलत नहीं पढ़े, ये अड़ नहीं है, ये है अंग। फिर देखिए बच्चों च, छ, ज, झ और इय, इसको पढ़ेंगे आप इय। फिर है बच्चों ट, ठ, ड, ढ और ण, इसको क्या पढ़ेंगे? ण। फिर है त, थ, द, ध और न। उसके बाद में प, फ, ब, भ और म। तो इस प्रकार से जो है ये वर्गीय व्यंजन है, और इनको ये टोटल कितने हैं? 25 है। अब बच्चों इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये जो 25 है इनको आप बोलेंगे स्पर्श व्यंजन। क्या बोलेंगे? स्पर्श व्यंजन। फिर बाद में देखिए अवर्गीय व्यंजन होते हैं टोटल 8। इनको अवर्गीय क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको वर्ग में नहीं बांटा गया है, इनका कोई वर्ग नहीं होता है, ये बिल्कुल अलग से होते हैं। तो ये 8 होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है उसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। फिर है उष्मीय व्यंजन। दूसरे क्या है? उष्मीय व्यंजन। दोनों 4-4 होते हैं। अंतस्थ कौन कौन से होते हैं? देखिए बच्चों य, र, ल और व, ये अंतस्थ 4 व्यंजन हो गए। फिर उष्मीय, वो है स, स, स और ह। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 3 स आए हैं, उनके बारे में मैंने आप अलग से लिखा है। वो 3 स, सबसे पहले जो स है जिसको आप बोलते हैं संकर वाला स, जो कि आप उसका गलत उच्चारण करते हो, इस प्रकार से आपको नहीं बोलना चाहिए। पढ़े लिखे हैं हम, तो हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो ये जो स है, सबसे पहला स, जिसे संकर शब्द में उपयोग लेते हैं, संकर वाला स नहीं बोलना आपको, संकर स में उपयोग लेते हैं, वह इसको बोलते हैं तालव्य स। इसका नाम क्या है? तालव्य स। फिर दूसरा स है बच्चों जिसका उपयोग हम षटकोण शब्द लिखने में करते हैं, यह है मूर्धन्य स। इसका नाम क्या है? मूर्धन्य स। और फिर है यह स जिसको हम सड़क वगैरह स्लेट शब्द लिखते हैं उसके अंदर यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं दंत्य स। तो आप अब जो है 6th क्लास में हो, 6ठी क्लास में हो, आप बड़े भी हो चुके हो, आप जो है वो उच्च प्राथमिक में आ चुके हो अभी, तो आपको है वो इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण आपको नहीं करना है। शक्कर वाला स, शंकर वाला स, सड़क वाला स, इस प्रकार से नहीं बोलना है, बल्कि आपको तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य बोलना है। तो वापस एक बार समझ लो आप, पहला स जो है जिसका उपयोग हम शक्कर शब्द लिखने में करते हैं या शंकर शब्द लिखने में करते हैं, उसका नाम है तालव्य, और आपको तालव्य ही बोलना है, तालव्य स। फिर जिसका षटकोण लिखने में प्रयोग करते हैं वह है मूर्धन्य स, और इसके बाद में जिसका हम सड़क शब्द लिखने में उपयोग करते हैं स का, वह है दंत्य स। अब है बच्चों अयोगवाहो, यानी का अयोगवाह। तो 2 अयोगवाह होते हैं, पहला है अनुस्वार और दूसरा है विसर्ग। अनुस्वार आपको पता होगा, अनुस्वार के अंदर एक बिंदी लगती है और विसर्ग के अंदर पीछे 2 बिंदियाँ लगती है। इस प्रकार से अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार जो है वो ऐसे ऊपर लगता है लाइन के ऊपर, और विसर्ग जो है वो इस प्रकार से लगता है लाइन के बाद में हमेशा। तो बच्चों ये थी आपकी वर्णमाला। अब हम पढ़ते हैं उच्चारण स्थान। अब बच्चों उच्चारण स्थान क्या होता है उसको समझिए आप। बच्चों उच्चारण स्थान, प्रत्येक वर्ण जो है वो किसी निश्चित जगह से उच्चारित किया जाता है। जैसे आप अगर यहाँ बोलोगे तो आपको लगेगा कि आप अपने नाक से बोल रहे हो। फिर कई ऐसी वर्ण हैं जिनका उच्चारण करोगे तो आपको लगेगा कि आपकी जो जीभ है वह उस भाग को टच कर रही है। कई ऐसे वर्ण हैं जिनको आप बोलने के लिए आपको अपने शरीर के अंगों की सहायता लेनी पड़ेगी। तो आप देखिए उच्चारण स्थान के बारे में, जब आप उन शब्दों का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, उनको बोलेंगे, तब आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि उच्चारण स्थान क्या होता है। तो देखते हैं हम उच्चारण स्थान। देखो बच्चों, एवं वर्णानाम उच्चारण स्थानानि अष्टौ सन्ति।
यानी वर्णों के उच्चारण स्थान 8 है। पहला है उरह, फिर है कंठः, फिर है शिरः, फिर है जीवामूलम, फिर है दंता, फिर नासिका, फिर ओष्ठौ, फिर तालु। ठीक है, अब इनको छोड़िए आप और इस चीज़ को देखिए। ये जो आपके सामने सारणी बना रखी है, इसको आप देखिए। इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले है अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह और विसर्ग। तो बच्चों आप अभी घर पे बैठे बैठे ही आप एक बार काम कीजिए, आप अ बोलिए और अपने कंठ के ऊपर हाथ रखिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि अ जो है वो आप अपने कंठ से बोल रहे हो। तो इसकी ध्वनि जो है, इसका उत्पत्ति स्थान है वो कंठ है। मतलब जब आप इन वर्णों का बोलोगे तो आप अपने कंठ आ, उसके बाद क ख ग घ अंग और उसके बाद ह और विसर्ग जो है, इनका उच्चारण स्थान कौन सा हो गया? कंठ। और इनको कंठ्य वर्ण बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? कंठ्य वर्ण। उसके बाद में है ई च छ ज ज य य और स। ये वाला स कौन सा हो गया बच्चों? देख लो आप, पहले स देख लो आप, तालव्य स है। ठीक है, तो ये जो सारे वर्ण जो है बच्चों यहाँ पर, इनका उच्चारण जो है वो तालु से होता है। जब हम कक्षा में अध्ययन करेंगे इसके बारे में, वापस एक बार रिवीजन करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि तालु जो है वो कहाँ पे होती हैं, और आपको यह जो है प्रैक्टिकल करके मैं आपको बताऊंगा। तो इनका उच्चारण स्थान जो है वो है तालु, और इनको बोलते हैं तालव्य वर्ण। इनको क्या बोलते हैं? तालव्य वर्ण। फिर देखिए बच्चों, आगे है री। री, बड़ी री है ना, छोटी री और बड़ी री। तो री री, ट ठ ड ढ ण, और इसके बाद है र, और फिर बाद में है स। तो बच्चों स का पता है ना आपको, मूर्धन्य स बोलते हैं इस स को। तो इसलिए यहाँ पर इनका उच्चारण स्थान, उत्पत्ति स्थान है वो है मूर्धा, और इन वर्णों को हम बोलेंगे मूर्धन्य वर्ण। क्या बोलेंगे? मूर्धन्य। क्यों? क्योंकि इनका जो है उच्चारण स्थान, जो उत्पत्ति स्थान है वह है मूर्धा। फिर देखिए बच्चों, लृ। लृ के बाद में है त थ द ध न, और उसके बाद ल और स। देखिए बच्चों, तीसरा स भी हमारे पास आ चुका है, और ये दंत्य स है। इसका उच्चारण, इन सब वर्णों का उच्चारण स्थान है दंतः, यानी दांतों से। इनका उच्चारण जो है वो हमारे दांत आपस में मिलेंगे जब इनका उच्चारण हम करेंगे। तो देखिए बच्चों, इनको बोलेंगे हम दंत्य वर्ण। फिर देखिए बच्चों, उ प फ ब भ म। ये सबसे अच्छा उदाहरण है आपके समझाने के लिए। आप एक बार इस चीज़ को आप घर पे कीजिए कि प बोलिए, और आपस में आपको अपने दोनों होठों को नहीं मिलाना है। तो आप बिना होठों को आपस में मिलाए प नहीं बोल सकते। आप अगर बोलना चाहेंगे तो अ की ध्वनि आएगी, प की ध्वनि नहीं आ सकती। और ऊ और ऊ जो है, जब आप दोनों इनका उच्चारण करोगे तो आपके होठ जो है वो बिल्कुल गोल हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं ओष्ठ्य वर्ण। तो आप देखिए, प फ ब भ और म, ये जब बोलोगे तो आपके दोनों होठ आपस में टच करेंगे और खुलेंगे। आप देख सकते हैं, आप घर पे इसको ट्राई कर सकते हैं। तो इसलिए इनका जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठौ, यानी ओष्ठ यानी होठ है, और इनको बोलते हैं ओष्ठ्य वर्ण। इनको क्या कहा जाता है? ओष्ठ्य वर्ण। फिर देखिए बच्चों, अंग, य, ण, न और म। ये प्रत्येक वर्ग जो है, जो अभी हमने पढ़े थे वर्णमाला के अंदर कि 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, च वर्ग होता है, इस प्रकार से ये सारे वर्ग है ना। तो इन वर्गों का, प्रत्येक वर्गों का पंचम वर्ण, 5वां वर्ण, अंतिम वर्ण जो है उसको बोलते हैं नासिका। मतलब नासिका से इनका उच्चारण किया जाता है, या फिर कंठ से इनका उच्चारण होता है, और इनको बोलते हैं नासिक्य। क्या बोलते हैं? नासिक्य व्यंजन। प्रत्येक जो है ये प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण जो है बच्चों, वह नासिका से उच्चारित किया जाता है। आप देखिए, अंग, ञ, न, न, म, अगर आप बोलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप इसे नाक से बोल रहे हो। तो इसलिए इनको बोलते हैं नासिक्य व्यंजन। फिर देखिए बच्चों, आगे है ए और आई। ए और आई है बच्चों, इनका उच्चारण जो है वो कंठ से भी होता है, तालु से भी होता है। मतलब कि इनका उच्चारण तो कंठ से होगा, और हमारी जो जीभ है हमारी तालु को छुएगी। तालु जो है ऊपर का भाग होता है हमारे मुंह का, तो उसको भी छुएगी, इसलिए इनको बोलेंगे कंठ तालु। और ये वर्ण हो गए कंठ तालव्य, इसको बोला जाएगा कंठ तालव्य।
फिर देखिए बच्चों और आओ, ओ आओ है ना, ये कंठ से भी उच्चारण होता है और जब उनको बोलते हैं तो हमारे होठ है वो गोल हो जाते हैं, इसलिए होठ भी है साथ साथ में। तो कंठ और होठ, ओष्ठ, इसलिए इनको बोलेंगे कंठोष्ठीय। फिर है बच्चों व, ये जब बोलेंगे तब हमारे होठ भी है गोल हो गए और दांत है वो थोड़े से टच हो गए एक दूसरे के, इसलिए इनको बोलते हैं दंत और ओष्ठ, दंतोष्ठीय। फिर है अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण अह, तो मतलब नासिका से होता है, अह बोलेंगे, अह इसका जो है उच्चारण है वो नासिका से होता है, जिससे इसको बोलेंगे नासिक्य। अब इस सारणी को याद करने का तरीका बच्चों देखिए, सबसे पहले जो है आप इस चीज़ को याद कीजिए, इसको आप फ्लो में याद कीजिए बिल्कुल। पहले आप कैसे, कंठ्य, या आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो, कंठ, तालु, मूर्धा, दंता, ओष्ठ, फिर नासिका, उसके बाद में कंठ तालु, कंठोष्ठम, दंतोष्ठम और नासिका। इस प्रकार से जो है उनको याद कर लो। उनको याद करने के बाद में बच्चों यहाँ पे देखिए, ये तो आपको याद करनी पड़ेगी। पहले देखिए अ आया, उसके बाद में ई, फिर बाद में री, फिर री, फिर उ, ये स्वरों को याद कर दो। उसके बाद यहाँ पर व्यंजन तो देखिए बच्चों वर्ग के हिसाब से आ रहा है, पहले क वर्ग आ रहा है पूरा, फिर बाद में च वर्ग आ रहा है, फिर ट वर्ग आ रहा है, उसके बाद त वर्ग और फिर प वर्ग, और फिर बाद में ये तो आप आराम से याद कर सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार